गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, हिंदी में इस चैप्टर का नाम अगर हम कन्वर्ट करें तो नाम होगा जीवन की मौलिक इकाई। तो चैप्टर बिल्कुल आपके लिए नया है। इससे पहले मैं नहीं बोल सकती कि आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में कभी इसको पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना होगा। कोई बात नहीं, चैप्टर नया है तो स्टार्टिंग से सीखेंगे, इसको देखेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एक्चुअली में ये जो चैप्टर का नेम है ना, ये नेम ही अपने आप में ना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे है? देखो, चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक पूरी स्टेटमेंट दी गई है आपको, जबकि चैप्टर का नाम एक छोटा सा वर्ड भी हो सकता था। अब इन्होंने जब पूरी स्टेटमेंट दी है तो हमें इस स्टेटमेंट का आंसर पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है। क्या है बताओ? वो है सेल। ओके, क्या है वो? सेल। तो ये जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी जगह आपके चैप्टर का नाम सेल भी हो सकता था, लेकिन क्लास वाइज आपको जो चैप्टर का नेम है इन्होंने पूरी स्टेटमेंट दी है ताकि वो समझा सके कि जो सेल है ना वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको बताना है सेल। ठीक है, बेसिकली पूरे चैप्टर में आपको सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो सेल क्या होता है, चलो देखते हैं। बेसिक जानकारी आपको दे दूं कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, बेसिकली यही तो होते हैं, या तो एनिमल होते हैं या तो फिर प्लांट्स होते हैं। तो दोनों ही सेल से मिलकर बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो हमारी बॉडी है या एक जानवर है उसकी बॉडी हो गई, या कोई प्लांट है या कोई ट्री है उसकी बॉडी हो गई। तो उसकी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, इतना छोटा जो दिखाई नहीं देता बट वो लाइव है, वो जिंदा है, उसको जोड़ के बना होता है क्या? पूरी बॉडी। तो जैसे जैसे आप ये चैप्टर आगे पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसी से रिलेटेड है आपका एक और चैप्टर टिश्यू। तो वहां आप समझोगे कि सेल कितना जरूरी है टिश्यू बनाने के लिए, और उसके बाद टिश्यू कितना जरूरी है किसी भी हमारे बॉडी पार्ट या ऑर्गन को बनाने के लिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सेल को समझना। यहाँ से सेल होता क्या है? सेल आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें तो जो सेल है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट तो है ही, साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल लाइफ है, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है ना पूरा, या जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन सबको बनाने का काम किसका होता है? सेल का होता है। तो सबसे पहले जो सेल है वो डिस्कवर किया गया था बाय रॉबर्ट हुक। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ईयर नहीं दिया हुआ है तो आप 1665 लिख लीजिएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अ नंबर ऑफ सेल कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है कि बहुत सारे सेल जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू जो होते हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं? कोई भी एक ऑर्गन। तो यहाँ पे सेल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लिविंग बीइंग का। ठीक है, सेल की यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। वो आगे की बात करेंगे कि जो सेल है बेटा वो कितने टाइप के हो जाएंगे आपके? 2 टाइप के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 2 टाइप के? क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि लिविंग बीइंग जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो एनिमल होते हैं या तो प्लांट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे टाइप ऑफ सेल एनिमल और प्लांट होगा, बट उससे पहले आपको 2 टर्म समझनी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी बता देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आप लास्ट ईयर का पेपर उठा लो या उससे लास्ट ईयर उठा लो, ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेल के जो बीच का पार्ट होता है उसे कहते हैं। तो कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक ही सेल से बने होते हैं, उनकी पूरी बॉडी में एक ही तरह के सेल होते हैं, और इनमें कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं होते, नो ऑर्गेनल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया और आर्किया, ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से बने होते हैं, और इनका साइज स्मॉल है क्योंकि भाई ये छोटे हैं, एक ही सेल से बने हुए हैं। इनमें कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा सेल होता है। इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है बॉडी का, क्योंकि मल्टीपल सेल ही नहीं है ना मल्टीपल काम करने के लिए। बात करेंगे अगर यूकैरियोटिक की, तो इसको बिल्कुल उल्टा कर लो। जैसे यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर है तो यूकैरियोटिक में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, यहाँ पे
यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसका साइज स्मॉल है तो इसका साइज लार्ज हो जाएगा। ये यूनिसेलुलर है तो ये हो जाएगा मल्टी सेलुलर। इसमें ऑर्गेनल्स नहीं होते तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड लेकिन ऑर्गेनल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन यानी कि हम, प्लांट और फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मे बी मैंने यहाँ पे 5 आपको डिफरेंस बता दिया। अब पेपर में मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कर लेना। कहीं भी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप ना 5 पॉइंट मत लिखना, ठीक है। 5 पॉइंट तभी लिखना जब 5 नंबर का क्वेश्चन हो। चलिए अब हम एक एक करके सेल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैंने दोनों सेल बना रखे हैं, आप देखिएगा। ये सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात करेंगे। तो जो बुक में आपकी सेल का डायग्राम उसमें 1000 तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके काम आएगी, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके चैप्टर में डिटेल में दिया गया है, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता दिया है मैंने। यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल है, बनाने में भी इजी होगा आपको। एक एक करके नाम देख लेते हैं। ओके तो ये प्लांट सेल है। देखो इस प्लांट सेल में सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन भी है, गोल्गी apparatus भी है, वेक्यूल मेम्ब्रेन भी है। उसके बाद ये देखो क्रिस्टल करके भी है, फिर साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्लांट सेल के। इसके अलावा आपको कोई नहीं पढ़ना। इसके अलावा हम देखते हैं अब एनिमल सेल। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ने होंगे और कितना इजी वे में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आप बहुत इजी तरीके से अपनी कॉपी में बना सकते हो। जो बुक में दिया हुआ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है, बट इसको आप क्लियरली समझ सकते हो। एनिमल सेल में क्या क्या पढ़ना है आपको, देखो वैक्यूल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये राइबोसोम पढ़ना है, फिर गोल्गी बॉडी पढ़नी है, न्यूक्लियस पढ़ना है, वेक्यूल पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी है, फिर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, फिर माइक्रोट्यूबुलस पढ़ना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम। तो ये 3 चीजें हमने वहां पे भी पढ़ी थी। एंडोप्लाज्मिक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ और रफ दोनों पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये चीजें आप बना लेना। अब जब हमने डायग्राम देख लिया है तो हम बात करते हैं सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस की। ये भी आपके पेपर में आता है, बिल्कुल आता है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर देख सकते हो उठा के। ओके हाँ जी। तो सबसे पहले प्लांट, अभी आपने डायग्राम देखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिफरेंस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे प्लांट सेल में देखो, दे आर लार्जर देन एनिमल सेल, कि यानी कि जो आपके प्लांट सेल होते हैं ना, वो एनिमल सेल से बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर, चलो हम ड्रॉ का ऑप्शन ले लेते हैं। यस, दे आर लार्जर देन एनिमल सेल। तो इधर एनिमल सेल में क्या लिख दोगे, दे आर स्मॉलर देन प्लांट सेल, ठीक है ना। फर्स्ट डिफरेंस हो गया इजीली। अब प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मतलब होता है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है, मतलब नहीं होता। प्लांट सेल में लाइजोसोम कभी कभी ही प्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पे, लेकिन जो हमारा एनिमल सेल होता है वहां पे लाइजोसोम प्रेजेंट होता ही है। इसके अलावा प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो लार्ज है, क्योंकि ये लार्ज सेल है, और जो हमारा एनिमल सेल है उसका वैक्यूल स्मॉल है। वहीं बात करें प्लास्टिड ई, तो प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये दोनों आपको डिफरेंस, मैंने 6 डिफरेंस यहाँ पे बता दिए। आप जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा उतने ही आप इसमें लिख देंगे। चलिए आगे अब हम एक एक करके जितने भी हमारे पार्ट है ना सेल के, वो पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखो मैंने 3 डिफरेंस कराया आपको, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और एनिमल सेल और प्लांट सेल। इसके अलावा आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी कर सकते हो, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यूनिसेलुलर में वही आपके प्रोकैरियोटिक हो जाएगा और मल्टी सेलुलर में यूकैरियोटिक हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका सेल के जो पार्ट होते हैं ना, उनका क्या काम होता है और वो पार्ट कहाँ पर लोकेट करते हैं, बेसिकली ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अभी हमने जब डायग्राम देखा था वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था ना हमने, ये रहा। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग पार्ट ऑफ द सेल, यानी जो सेल है ना उसके एकदम बाहर का जो पतला सा पार्ट होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर, ये वो होता है। इसका काम क्या होता है, इट अलाउ टू एंट्री और एग्जिट द थिंग्स इनटू द सेल।
सेल के अंदर चीजों को आने देना और सेल के अंदर से चीजें बाहर जाने देना, ये सारा काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो आउटर मोस्ट लेयर है ना। इट ऑल्सो प्रिवेंट द सेल, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सेल को प्रिवेंट भी करता है, बचाता भी है। बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर है तो ऑफकोर्स ये प्रिवेंट का काम तो करेगा ही करेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड जो पार्ट है सेल वॉल, तो सेल वॉल देख लेते हैं। ओके तो सेल वॉल क्या होता है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में। ओके और ये क्या काम करता है? क्योंकि प्लांट सेल में है तो इट सपोर्ट द मटेरियल इन द सेल, तो ये सेल के अंदर जो सारा मटेरियल होता है ना उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो सेल अपनी जगह से हिले ना। ऑल्सो दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट विद स्टैंडिंग, और इसीलिए पेड़ एक जगह खड़े रह पाते हैं क्योंकि उनके पास सेल वॉल है, क्योंकि उनका एक एक सेल जो है वो सेल वॉल की वजह से सपोर्ट प्राप्त करता है और पेड़ एक ही जगह पर सपोर्ट लेकर स्टैंडिंग यानी कि खड़े रहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि बाय विच पार्ट ऑफ द सेल द प्लांट स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन अ सेम प्लेस, तो आप वहां पर क्या लिख दोगे? सेल वॉल। तो ये चीज देख लीजिएगा। वहीं बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूक्लियस आ सकता है पेपर में। देखिए न्यूक्लियस क्या होता है? पहली चीज तो आपको समझनी होगी, तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो किसी भी सेल के बीच में होता है, तो इट कमांड द होल सेल, तो अगर वो चीज बीच में है तो वो पूरे सेल को कमांड करती है। ओके इसके साथ ही इट रेगुलेटेड द एक्शन ऑफ द सेल, सेल के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो सबको रेगुलेट करता है। इट हेल्प टू मेक प्रोटीन इन द सेल, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डीएनए, डीएनए बनाने के प्रोसेस में भी हेल्प करता था। तो देख लो न्यूक्लियस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक के लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं फालतू कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सिर्फ वही बता रही हूँ। पूरा चैप्टर अगर पढ़ने बैठोगे तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, बट नोट्स के जरिए जो ये बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं आप इस चैप्टर को आधे घंटे के अंदर भी समझ सकते हो। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑफ द सेल, तो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम होता है ये उसमें हेल्प करता है। ऑल्सो इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, सेल की जो शेप है ना जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वो उस शेप को मेंटेन करने में भी काम करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। इट हेल्प्स टू डिजोल्व द वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल, और ये किस में हेल्प करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को डिजोल्व करने में। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है सेल ऑर्गेनेल्स, तो इसका क्या काम होता है? इट हेल्प्स टू कीप द कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यस सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो उसको सेपरेट रखता है उसके बाहर के एनवायरनमेंट से, नहीं तो हमारा सेल जो है वो डर्टी हो जाएगा। ऑर्गेनल्स जो होते हैं ना आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अगर आप सेल के ऑर्गेनल्स को देखना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है सिर्फ उसी से देख सकते हो, किसी नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है उससे नहीं देख सकते, इस चीज का ध्यान रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, तो इसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी रफ और स्मूथ, आपको ध्यान रखना है कि ये दो तरीके के हो सकते हैं, रफ भी होते हैं और स्मूथ भी होते हैं। काम क्या होता है इनका? इट प्रोड्यूस प्रोटीन ऑफ द सेल, तो ये सेल के अंदर प्रोटीन को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। द RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज ऑन इट्स, यहाँ पे ऑन का मतलब OWN वाला ऑन है, मतलब खुद का। ये जो RER होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है, और जो SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? लिपिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि लिपिड कौन क्रिएट करता है, तो आंसर क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। गोल्गी एपैरेटस पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी ये आया था, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके सेल का, दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। काम क्या होता है इसका? इट हेल्प्स टू पैकेज द प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाया गया था ऊपर हमने देखा, ये उसको पैकेज करता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन टू द साइटोप्लाज्म, और इसका काम क्या होता है कि जो प्रोटीन को इसने पैकेज किया है, पैक किया है, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के पास।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अब क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है इसीलिए हम इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गोल्गी एपरेटस। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पार्ट हमारे सेल का, वो है लाइसोसोम। पिछली साल आया था क्वेश्चन पेपर में, आप देख सकते हो। लाइसोसोम क्या होता है? इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन की, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम हो जाएगा। इसका काम क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन द सेल। सेल के अंदर जितना भी वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने का सारा काम किसका है? लाइसोसोम का है। लाइसोसोम कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। अब क्योंकि इसको सारी चीजें डाइजेस्ट करनी है, सारी वेस्ट को डिस्पोज करना है, इसलिए लाइसोसोम के बाद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, द वेरी फेमस पार्ट ऑफ द सेल। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इट जनरेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि ये एनर्जी को जनरेट करता है सेल के अंदर, किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अब इस एटीपी की फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी जा सकती है, जो कि है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म पिछली बार आई थी, देखो यहाँ पे लिखी हुई है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। एक लाइन आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज फालतू यहाँ पर है ही नहीं जो आपकी टाइम वेस्ट करे। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट ऑफ द सेल, जो कि है प्लास्टिड, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। क्योंकि देखो हम इंसानों को तो फोटोसिंथेसिस करना नहीं है, तो किसको करना होता है? प्लांट्स को, और ये पाया भी वहीं जाता है। तो ये किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, और ये जो प्लास्टिड है इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। फुल फॉर्म मैंने ऊपर बता दी है। इट हैज टू टाइप्स, वन इज कलर प्लास्टिड। हाँ, ये दो तरह के होते हैं, कलर प्लास्टिड होते हैं और दूसरा होता है कलर लेस प्लास्टिड। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है वेट वॉल, और ये आपका लास्ट पार्ट है। हालांकि बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, लेकिन इसके बाहर आपके पेपर में नहीं आएंगी चीजें। वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल आर स्टोरेज सैक्स। इसको हम स्टोरेज सैक्स बोलते हैं, जहाँ पे स्टोर का काम होता है फॉर सॉलिड एज लिक्विड कंटेंट। मतलब सॉलिड चीजें रखी जाती हैं पर लिक्विड कंटेंट में। वैक्यूल आर स्मॉल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें बड़े होते हैं। क्योंकि देखो प्लांट सेल तो होता ही बड़ा है ना एनिमल से, इसलिए भी ये वाली लाइन तो आपको ऐसी याद रह जाएगी। बात करें इन यूनिसेलुलर, जो एक सेलुलर से बने होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वैक्यूल हेल्प टू एक्सपेलिंग एक्सिस वाटर फ्रॉम द सेल। उसमें क्या करता है? वो एक्सिस वाटर को निकालने का काम करता है। तो ये हो गया आपका वैक्यूल, और यहाँ पर आपके सारे जो पार्ट्स हैं सेल के वो खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो प्रीवियस ईयर आया है मैंने साथ के साथ बता दिया है। इसके बाद एक टॉपिक है सेल डिवीजन का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी लास्ट ईयर सिलेबस में भी नहीं था। अगर आपके हो तो आप इसको देख लो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो सेल डिवीजन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। इसमें क्या होता है ना, एक से ज़्यादा बनने के लिए जो सेल है वो डिवाइड हो जाते हैं, मतलब टूट के अलग अलग हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिटोसिस। और ये जो डिवाइड होके अलग से सेल बन जाते हैं ग्रोथ करने के लिए, इसे हम मिटोसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सिंगल सेल डिवाइडेड इंटू टू आइडेंटिफाइड सेल। इसमें क्या होता है? एक सेल, हर एक सेल दो दो डिवाइडेड सेल में टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बस यही है सेल डिवीजन। तो इस चीज को देखो मैंने कितनी इजी भाषा में यहाँ पे समझाया हुआ है। इसके अलावा यस देखिए, व्हेन अ सेल डिवाइडेड टू प्रोड्यूस 4 न्यू सेल इट इज कॉल्ड मियोसिस। जब हम देखते हैं कि सेल डिवाइड हुए टू प्रोड्यूस 4 न्यू सेल, अगर दो सेल जो है डिवाइड हो गए 4 नए सेल बनाते हैं तो मियोसिस कहते हैं।
वी नीड दिस प्रोसेस, हमें ये प्रोसेस क्यों चाहिए? बिकॉज द सेल दैट इज फॉर्म्ड दे ग्रो टू रिप्लेस, क्योंकि अगर ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा तो पुराने सेल मरने के बाद नए सेल कैसे बनेंगे? द ओल्ड सेल ऑल्सो टू रिप्लेस डेड एंड इंजर्ड सेल, जो हमारे पुराने सेल होते हैं वो टूट कर इंजर्ड होकर खत्म हो जाते हैं और उसके बदले हमारे नए सेल्स तैयार हो जाते हैं। ओके अच्छा, नहीं, एक चीज समझना होगा आपको, यहाँ पे ये वाला टू नहीं आएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। गॉड, वन सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पर आएगा TO2। इट मीन्स कि जब सेल डिवाइड हो जाता है चार नए सेल को बनाने के लिए तो हम मियोसिस बोलते हैं, अगर दो में डिवाइड होता है तो मिटोसिस बोलते हैं, जो मैंने ऊपर बताया था आपको। ठीक है, बस ये बात बतानी थी। ओके, वर्ड की वजह से मिस हैपनिंग हो रही थी। चलो, चैप्टर तो फिनिश हो गया, बट इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट है जिसमें सेल हिस्ट्री दी हुई है। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि सेल जो है वो डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अब बात करते हैं थोड़ी सी सेल की हिस्ट्री की, कि किस तरीके से ये डिस्कवर हुआ, फिर आगे कैसे कैसे इसके ऊपर थ्योरीज दी गई। तो सबसे पहली चीज की जो डिस्कवर हुआ वो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ये एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, सेकंड क्या है कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया सबसे पहले? भाई, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग नहीं था, बट वो सेल था, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। बस ये वाली लाइन भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था भाई? तो वो थे आपके लिविन हुक, जिन्होंने 1674 में किया था। तो नाम ध्यान रखना और ध्यान से उतार लो इसको। फिर बात करेंगे कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस इन द सेल बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन सर थे ये, इनको याद रखना, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है इसको खोजा था। इसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म होता है, द फ्लूइड इन द सेल नेम्ड बाय पोर्टुंजी, इसका नाम याद रखना। वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसके नाम पे रखा गया? ये पोर्टुंजी नाम के साइंटिस्ट थे और 1839 में हुआ था। इसके बाद सेल थ्योरी किसने दी थी? बाय शेल्डन एंड सिचवान। ये दो दोस्त थे या भाई थे, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। तो अगर पेपर में आ जाए सेल थ्योरी किसने दी तो आप ये दो नाम लिख दोगे। ठीक है, द सेल थ्योरी फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय विर्चोव। अब जो ये सेल थ्योरी इन दो भाइयों ने तो दे दी, पर इस थ्योरी को और ज्यादा एक्सपेंड किसने किया? विर्चोव ने। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स जो है सेल हिस्ट्री के आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपका जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, वो हम बाद में ले आएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।